देखो, इस स्लाइड पर एक बहुत ही शानदार 3D रूपक है जहां एक चमकता हुआ डीएनए का स्ट्रैंड है जो एक साथ एक सूक्ष्म कोशिका, एक हरी पत्ती और एक मानव शरीर के साथ जुड़ रहा है। ये एक बहुत ही पावरफुल विजुअल है। हाँ, मतलब अगर इसे रोजमर्रा की भाषा में समझे तो ये डीएनए किसी सॉफ्टवेयर के उस सोर्स कोड की तरह लग रहा है जो पहले से ही तय कर देता है कि हमारा हार्डवेयर यानी हमारा शरीर किस तरह से काम करेगा। बिल्कुल। और अगर इस सोर्स कोड वाली बात को ही हम आगे बढ़ाएं तो ये सिस्टम थिंकिंग का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जीव विज्ञान केवल सजीवों को देखने भर का नाम नहीं है, ये हमारी आधुनिक चिकित्सा और कृषि प्रणाली का पूरा आधार है। इस पहले विजुअल से ही साफ हो जाता है कि जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। हाँ, वो तो बेसिक है। और पौधों की जो गजब की स्थिरता है और मानव शरीर की जो जटिल गतिशीलता है, वे दोनों विशिष्ट कारकियों से चलती हैं जिन्हें हम फिजियोलॉजी कहते हैं। और ये जो जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का सोर्स कोड है, यही इस पूरी व्यवस्था को सुरक्षित रखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करता है। वाह! चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाएंगे। देखो, इस स्लाइड पर 3 अलग-अलग चबूतरों पर एक प्राचीन स्क्रोल, एक हिरण का 3D कंकाल और एक मुड़ी हुई फॉर्न की पत्ती हवा में तैर रही है। हाँ, ये इतिहास को दर्शाने का बहुत अच्छा तरीका है। इसमें बताया गया है कि बायोलॉजी शब्द तो 1801 में लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने दिया, लेकिन अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने बहुत पहले ही जंतु विज्ञान के साथ जीवों का अध्ययन शुरू कर दिया था। और थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक है। और हाँ, विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। राइट। पर यहाँ मैं एक बात सोच रही थी, इतने प्रारंभिक दौर में ही वैज्ञानिकों ने जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को बिल्कुल अलग-अलग क्यों कर दिया था? आखिर दोनों के ही अंदर तो जीवन है। यह एक बहुत ही बुनियादी और तार्किक सवाल है। देखिए, जीवन दोनों में है, लेकिन सर्वाइवल की रणनीति दोनों की बिल्कुल उल्टी है। उल्टी कैसे? ये जो वर्गीकरण हुआ वो मुख्य रूप से 2 चीजों पर आधारित था: गतिशीलता यानी मूवमेंट और पोषण प्राप्त करने का तरीका। अच्छा, जानवरों को अपना भोजन खोजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, इसलिए उनका शरीर ऊर्जा खर्च करने के हिसाब से डिजाइन हुआ। वहीं पौधे एक जगह स्थिर रहकर सूर्य की रोशनी से अपना भोजन खुद बनाते हैं। ओह, तो गति और भोजन ही असली गेम चेंजर रहे। बिल्कुल। जीवन का ये जो बुनियादी अंतर है, इसी ने विज्ञान की इन 2 अलग-अलग शाखाओं की नींव रखी। चलो अब अगले स्लाइड देखते हैं जो ये तय करती है कि जीवित होने का असली मतलब क्या है। देखो, इस स्लाइड पर एक चमकदार 4 हिस्सों में बटा हुआ 3D चक्र है जो लगातार घूम रहा है, जिसमें जीव द्रव्य और चयापचय के छोटे-छोटे कण लगातार आपस में जुड़ रहे हैं और टूट रहे हैं। हक्सले ने इसी जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा था। ये असल में एक जली जैसा पदार्थ है जिसमें 90% जल होता है, राइट? हाँ, 90% जल, 7% प्रोटीन और 2% कार्बोहाइड्रेट। और जो चक्र आप घूमता हुआ देख रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय है। इसके 2 मुख्य हिस्से होते हैं, उपचयन और अपचयन। एकदम सही। उपचयन यानी एनाबॉलिज्म जो शरीर की वृद्धि करता है, और अपचयन यानी कैटाबॉलिज्म जो श्वसन जैसी प्रक्रियाओं से जुड़ा है, जहां चीजें टूटती हैं। ये सब एक सूक्ष्म कोशिका के भीतर ही हो रहा है। मतलब ये तो बिल्कुल बच्चों के लेगो ब्लॉक से खेलने जैसा है। लेगो ब्लॉक्स, वो कैसे? उपचयन का मतलब है लेगो के टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी करना, और अपचयन का मतलब है ऊर्जा निकालने के लिए उन टुकड़ों को वापस तोड़ देना। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और यही ऊर्जा का संतुलन यानी लेगो का लगातार जुड़ना और टूटना एक सजीव को किसी निर्जीव पत्थर से अलग करता है। जब तक ये चक्र चल रहा है, जीवन है। बिल्कुल। जिस दिन कोशिका के अंदर निर्माण और विघटन का ये चक्र रुक गया, वो कोशिका मृत हो जाती है। मृत कोशिका से याद आया, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां हम जीवन की इस फैक्ट्री के अंदर झांकेंगे। देखो, इस स्लाइड पर एक तरफ तो एक बहुत ही विस्तृत 3D जीवित कोशिका है, लेकिन दूसरी तरफ एक क्रिस्टल जैसा दिखने वाला बैक्टीरियोफाज वायरस है। हाँ, जो बिल्कुल किसी एलियन मशीन जैसा लग रहा है। बिल्कुल। इतिहास में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोजी, ल्यूवेनहॉक ने पहली जीवित कोशिका देखी, और फिर कोशिका सिद्धांत आया। लेकिन ये वायरस तो एक अपवाद है। कहा जाता है कि ये शरीर के बाहर पूरी तरह निर्जीव रहता है। हाँ, ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट
यानी पूर्ण परजीवी है। तो फिर किसी कोशिका के संपर्क में आते ही ये अचानक जिंदा कैसे हो जाता है? क्या इसमें कोई जादुई स्विच लगा है? जादुई स्विच नहीं, इसे हम आधुनिक तकनीकी भाषा में जैविक हैकिंग कह सकते हैं। बायोलॉजिकल हैकिंग। हाँ, वायरस के पास अपना खुद का कोई सिस्टम या ऊर्जा बनाने की फैक्ट्री नहीं होती। बाहर ये सिर्फ एक जेनेटिक कोड का निर्जीव टुकड़ा है, लेकिन जैसे ही ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है, वो उसे हाईजैक कर लेता है। एकदम सही, वो अपना कोड उस कोशिका के अंदर इंजेक्ट कर देता है और होस्ट की मशीनों का इस्तेमाल करके अपनी लाखों कॉपियां बनाने लगता है। ये जिंदा नहीं होता, ये बस होस्ट के जिंदा होने का फायदा उठाता है। उफ, ये सच में खौफनाक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, आकार की बात करते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक पैमाने के एक सिरे पर एक बेहद सूक्ष्म बिंदु जैसी पीपीएलओ कोशिका है। बीच में ऊतकों का एक 3D ब्लॉक है और दूसरे सिरे पर एक विशाल शुतुरमुर्ग का अंडा रखा है। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ही शानदार है। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे किसी एक कमरे की झोपड़ी की तुलना सीधे बुर्ज खलीफा जैसी आलीशान गगनचुंबी इमारत से कर दी जाए। पीपीएलओ सबसे सूक्ष्म है और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल। इतना अंतर क्यों? देखिए, प्रकृति में आकार केवल एक संयोग नहीं होता, ये सीधे तौर पर कोशिका के कार्य और ऊर्जा की आवश्यकता से जुड़ा है। मतलब जितना बड़ा काम उतना बड़ा आकार? एक तरह से हाँ। पीपीएलओ जैसे सूक्ष्म जीव का काम सिर्फ छुपकर जिंदा रहना है, इसलिए आकार न्यूनतम है। वहीं शुतुरमुर्ग के अंडे को एक पूरे के पूरे चूजे को विकसित करने के लिए पोषण सहेज कर रखना होता है, इसलिए वो इतना विशाल है। अच्छा, और जब ऐसी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो ऊतक बन जाते हैं? हाँ, समान उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह है ऊतक या टिश्यू कहलाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ऊतकों से आगे बढ़कर हम पौधों की वृद्धि को देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक भविष्यवादी पारदर्शी पौधे के तने का क्रॉस सेक्शन है। हाँ, जिसमें अलग अलग हिस्सों से रोशनी निकल रही है। राइट, शीर्ष, पर्वसंधि और किनारे, इन सबसे चमकदार रोशनी निकल रही है जो वृद्धि के क्षेत्रों को दर्शा रही है। पौधों में वृद्धि के लिए अलग अलग ऊतक होते हैं। जो ऊपर रोशनी है वह शीर्षस्थ या एपिकल ऊतक है जो लंबाई बढ़ाता है। बीच में अंतर्वेशी ऊतक है जो पत्तियों की जोड़ों यानी पर्वसंधियों के लिए है। और किनारे वाली रोशनी? वह पार्श्व ऊतक है जो तने की मोटाई बढ़ाता है। लेकिन असली करते हैं स्थायी ऊतक, जाइलम जो पानी ले जाता है, और फ्लोएम जो भोजन पहुंचाता है। अरे, तो इसका मतलब जाइलम घर की प्लम्बिंग है जो पानी की सप्लाई करती है, और फ्लोएम स्विगी या जोमैटो जैसी फूड डिलीवरी सर्विस है। हाँ, एकदम सही। और सोचिए कि ये प्लम्बिंग बिना किसी बिजली या मोटर के काम करती है। इसी स्थायी ऊतक प्रणाली की वजह से पौधे गुरुत्वाकर्षण के भारी दबाव के खिलाफ लड़कर सैकड़ों फीट ऊंचा बढ़ पाते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां पौधे शाकाहारी नहीं रहे। देखो, इस स्लाइड पर एक 3D घटपर्णी पौधा यानी पिचर प्लांट और एक वीनस फ्लाई ट्रैप है जो बहुत ही नाटकीय तरीके से मक्खियों को पकड़ रहे हैं। ये प्रकृति का बहुत ही खतरनाक रूप है। सच में, मतलब जब मिट्टी डाइटिंग पर होती है, उसमें नाइट्रोजन कम होता है, तो पौधे भी अपना उसूल भूलकर नॉन-वेज खाना शुरू कर देते हैं। इसे ही हम विज्ञान में अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। ये दलदली या बहुत अम्लीय मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। बिल्कुल। भारत के मेघालय में घटपर्णी पाया जाता है और अमेरिका में वीनस फ्लाई ट्रैप। अस्तित्व बचाने के लिए जीवन किसी भी हद तक जा सकता है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां हम समझेंगे कि ये सब पानी और ऊर्जा का खेल कैसे चलता है। देखो, इस स्लाइड पर एक तरफ अणु मुक्त रूप से हवा में फैल रहे हैं जो विसरण को दिखा रहा है, और दूसरी तरफ नीले और लाल अणु एक पारदर्शी जाली से होकर गुजर रहे हैं जो परासरण है। स्टीफन हेल्स, जो पादपकारिकी के जनक हैं, उन्होंने इसे गहराई से समझा था। विसरण में तो अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बस फैल जाते हैं, लेकिन परासरण के लिए ये जाली बहुत जरूरी है। हाँ, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसमें विलायक के अणु उच्च मुक्त ऊर्जा से कम मुक्त ऊर्जा क्षेत्र की ओर इसी जाली से होकर जाते हैं। ये परासरण वाली जाली तो बिल्कुल किसी वीआईपी क्लब की एंट्री जैसी लग रही है। वीआईपी एंट्री? हाँ, जहाँ बाउंसर सिर्फ कुछ खास और चुनिंदा अणुओं को ही अंदर जाने की इजाजत देता है, हर किसी को नहीं। बहुत खूब। और इसी वीआईपी एंट्री वाले सिस्टम के कारण ही पौधों की जड़ें मिट्टी में से पानी को सोख पाती हैं।
बिना इसके पूरा का पूरा जंगल सूख जाएगा। अंदर तालू, लटकती हुई युवुला और जीभ के नीचे का हिस्सा फ्रेन्यूलम चमक रहा है। मानव आहार नाल लगभग 30 फीट लंबी होती है। बस यही बात मुझे हैरान करती है, 30 फीट लंबी नली हमारे इतने छोटे से पेट में आखिर फिट कैसे है? और गले में लटकने वाली ये छोटी सी युवुला असल में क्या काम करती है? 30 फीट की ये नली शरीर के अंदर बहुत ज्यादा कुंडलित होती है। ये सतह का क्षेत्रफल बढ़ाती है ताकि भोजन से अधिकतम पोषण को सोखा जा सके। अच्छा, ज्यादा एरिया मतलब ज्यादा पोषण। हाँ, और वो लटकती हुई युवुला एक सिक्योरिटी वाल्व है। खाना निगलते समय ये पीछे मुड़कर श्वास नली को बंद कर देती है ताकि खाना सांस की नली में न जाए। वाओ, स्मार्ट डिजाइन। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो पाचन के ठीक पहले कदम यानी लार पर है। देखो, इस स्लाइड पर चेहरे का एक क्रॉस सेक्शन है, जिसमें कान के नीचे और जीभ के नीचे से नीली पानी जैसी बूंदें निकलकर एक बीकर में जमा हो रही हैं। मनुष्य में लार ग्रंथियों की 3 जोड़ियां होती हैं, जिनमें पैरोटिड सबसे बड़ी है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि लार में 99% हिस्सा सिर्फ जल होता है और केवल 1% एंजाइम होता है। तो क्या सिर्फ 1% एंजाइम ही पाचन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल लेता है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन गहराई की बात यह है कि ये 1% सिर्फ खाना नहीं पचाता। इसमें लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मारता है। ओह, तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। बिल्कुल, ये हमारे शरीर की पहली रक्षा पंक्ति है। खाना पेट में जाने से पहले ही कई हानिकारक कीटाणु यही खत्म हो जाते हैं। कमाल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे लक्षण अगली पीढ़ी में कैसे जाते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक लंबा मटर का पौधा और एक बौना मटर का पौधा आपस में मिलकर एक नया संकर लंबा या हाइब्रिड पौधा बना रहे हैं, जो नीली रोशनी से दमक रहा है। ये जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशानुक्रम के नियमों का आधार है। उन्होंने बताया कि लक्षण इकाइयों के रूप में ट्रांसफर होते हैं, जो आज के जीन है। हाँ, और जब विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस होता है तो पहली पीढ़ी में केवल एक लक्षण बाहर दिखाई देता है, जो प्रभावी है। जो छिप जाता है वो अप्रभावी है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लक्षण छिप गया है वो खत्म नहीं होता, वो बस किसी सही मौके के इंतजार में पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। एकदम सही। और सोचिए, मेंडल ने बिना डीएनए को देखे ही केवल गणित और पैटर्न से ये पूरा का पूरा सिद्धांत खोज लिया था। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां हम मेंडल के इन्हीं लक्षणों को विस्तार से देखेंगे। देखो, इस स्लाइड पर एक बहुत ही सुंदर ग्रिड है, जिसमें बीज के आकार, फूल के रंग और फली के प्रकार को प्रभावी और अप्रभावी जोड़ियों में दिखाया गया है। कुल 7 लक्षण है। हाँ, गोल या झुर्रीदार बीज, पीला या हरा बीज, बैंगनी या सफेद फूल और इसी तरह बाकी। लेकिन यहाँ एक सवाल है, दुनिया में तो लाखों तरह के पौधे मौजूद थे, फिर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए सिर्फ इस मटर के पौधे को ही क्यों चुना? क्योंकि ये विज्ञान में एक सही मॉडल ऑर्गेनिज्म चुनने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मटर का जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। हाँ, और इसमें बहुत ही स्पष्ट विपरीत लक्षण होते हैं। साथ ही इसे कंट्रोल करके उगाना बहुत आसान होता है। समझ गई। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जब हमने सब कुछ समझ लिया तो अब इन्हें व्यवस्थित करने की बारी है। देखो, इस स्लाइड पर एक चमकता हुआ 3D पेड़ है, ट्री ऑफ लाइफ, जिसकी 5 अलग-अलग शाखाओं पर अलग-अलग दुनिया बसती है, बैक्टीरिया से लेकर जानवरों तक। ये R.H. विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत। कैरोलस लीनियस ने इसकी नींव रखी थी। ये तो पूरी पृथ्वी का एक पारिवारिक नक्शा लगता है। और सबसे मजेदार बात, फंगी यानी कवक पौधों से बिल्कुल अलग अपनी एक अलग ही दुनिया चला रहे हैं, जिनकी दीवारें काइटिन की बनी हुई हैं। लोग अक्सर फंगी को पौधा मान लेते हैं, लेकिन वे बिल्कुल अलग हैं। ये वर्गीकरण हमें एक मैप देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि विकास के क्रम में कौन सा जीव किससे जुड़ा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां हम देखेंगे कि जब ये सारा ब्लूप्रिंट गड़बड़ाता है तो क्या होता है। देखो, इस स्लाइड पर एक तराजू है, एक पलड़े पर खतरनाक सूक्ष्म जीव या पैथोजेंस है और दूसरे पलड़े पर घड़ी, डीएनए और सेब रखा है।
और ऊपर एक स्वास्थ्य त्रिकोण संतुलन में तैर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य केवल बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुख की पूर्ण स्थिति है। ये जो सामाजिक सुख वाला पहलू है ना, ये बहुत गहरी बात है। बिल्कुल है। संक्रामक रोग तो पैथोजन से फैलते हैं, लेकिन जो तराजू के दूसरे पल्ले पर डीएनए, घड़ी और सेब हैं, वे आनुवांशिक कारकों, जीवन शैली और पोषण को दर्शाते हैं। अक्सर हम बीमारी को सिर्फ शारीरिक मानते हैं और दवा खा लेते हैं, लेकिन ये त्रिकोण बता रहा है कि हमारा स्ट्रेस, हमारा पर्यावरण भी उतना ही असरदार है। एकदम। आज के समय में असंक्रामक रोग यानी लाइफस्टाइल बीमारियां संक्रामक रोगों से भी बड़ी चुनौती बन गई हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो हमारी आज की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। देखो, इस स्लाइड पर एक बहुत ही सुंदर, घुमावदार, चमकदार सीढ़ी है। ये नीचे एक सिंगल कोशिका से शुरू होकर ऊतक, अंग, मानव शरीर से होती हुई सबसे ऊपर पूरी हरी भरी पृथ्वी यानी बायोस्फीयर तक जारी है। तो ये जीवन का पदानुक्रम या हायरार्की है, जहां आनुवांशिकी हमारा भविष्य तय करती है और कार्यकी यानी फिजियोलॉजी हमारा संचालन सुनिश्चित करती है। तो इस पूरी यात्रा का सार ये है कि उस 0.3 माइक्रोन की छोटी सी कोशिका का सीधा कनेक्शन इस पूरी पृथ्वी के संतुलन से है। वो अलग थलग नहीं है। यही सह-अस्तित्व या कोएग्जिस्टेंस का सिद्धांत है। कोई भी जीव, चाहे वो इंसान हो या सूक्ष्म जीव, इस विशाल ब्लूप्रिंट में अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। वाओ! आज हमने प्रकृति के इस बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट की गहराइयों को छुआ, जिसे खुद प्रकृति ने अरबों सालों के प्रयोगों के बाद लिखा है। लेकिन आज विज्ञान जहां पहुंच गया है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्रिस्पर जैसी शक्तिशाली जीन एडिटिंग तकनीकों के साथ क्या इंसान खुद इस प्राकृतिक ब्लूप्रिंट को दोबारा लिखने की कगार पर खड़ा है? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। हाँ, और अगर हम सच में इस ब्लूप्रिंट को दोबारा लिखते हैं, तो इसके परिणाम क्या होंगे? क्या ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी या इस पूरी सीढ़ी के ढह जाने का कारण? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।